हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट में मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। और वो कॉन्सेप्ट, आज ये कॉन्सेप्ट में यूनिकनेस क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी क्लासिफिकेशन, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। इन सारी एंटीबॉडीज का आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बट यूनिक चीज क्या है सर आज के शॉर्ट कॉन्सेप्ट में? तो यूनिक चीज ये है कि आज इस एंटीबॉडी के क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम मेथड इन बायोलॉजी का एक छोटा सा वेस्टर्न ब्लॉट भी इसके साथ देखेंगे कि किस तरीके से अगर कभी किसी एंटीबॉडी को किसी एंजाइम्स के साथ में ट्रीट किया जाए तो आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद वेस्टर्न ब्लॉट पर ये किस तरीके के बेंड शो करता है। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं आज इस शॉर्ट कॉन्सेप्ट में आपके लिए लेकर आया हूं। तो मेरे साथ बने रहिए इस शॉर्ट कॉन्सेप्ट में। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं इस शॉर्ट कॉन्सेप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में। तो सबसे पहली बात सर, आज हम एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। और एंटीबॉडी के क्लासिफिकेशन के अंदर इनको क्लासिफाई किया जाता है इनके अंदर प्रेजेंट हैवी चेन के बेसिस पर। जैसे कि हम बात करते हैं आईजीई एंटीबॉडी, आईजीए एंटीबॉडी, आईजीडी एंटीबॉडी, आईजीएम एंटीबॉडी एंड आईजीजी एंटीबॉडी। तो सबसे पहली बात सर, क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले एक छोटा सा बेसिक सा मैं आपको एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बता देता हूं। चलो ठीक है, हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर सबसे पहले इनके क्लासिफिकेशन में ही पढ़ लेंगे। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं पहला क्लासिफिकेशन। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये एक यूनिक स्लाइड जिसके अंदर आपको एक एंटीबॉडी का ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर, साथ ही साथ इनका क्लासिफिकेशन एंड देन इनका वेस्टर्न ब्लॉट, सारी चीजें आपको इस स्लाइड में समझ में आ जाएंगी। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, सबसे पहली बात है कि ये पहली एंटीबॉडी हम पढ़ रहे हैं आईजीजी एंटीबॉडी, जिसको इसकी हैवी चेन के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। तो हैवी चेन का नाम क्या है? इसके हैवी चेन का नाम है गामा चेन। क्या नाम है? गामा चेन। साथ ही साथ सर, अब हम इसके वाले कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर कभी बात की जाए हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ एक आईजीजी एंटीबॉडी की 21 से 23 डेज होती है, वो भी प्लाज्मा के अंदर। वही अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है वाई शेप, जो कि आप मेरे सामने देख ही रहे होगे मेरे पीछे, वाई शेप्ड एंड मोनोमेरिक स्ट्रक्चर। जब अगर इनके स्ट्रक्चर की बात हो ही गई है तो आज हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ब्रीफली भी देख लेते हैं, क्योंकि एक एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के साथ साथ बाकी सारी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी सिमिलर ही होगा। बस डिफरेंस ये होगा इसके साथ में कि इस एंटीबॉडी का कोई एडिशनल कॉम्बिनेशन या फिर इसके ऊपर कोई ग्लाइकोलाइलेशन की प्रोसेस कर दी जाएगी, जिसके कारण इसके मॉलिक्यूलर वेट के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। तो आपको जो मैं मॉलिक्यूलर वेट बताऊंगा, उस मॉलिक्यूलर वेट को भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसी के हिसाब से मैंने एक क्वेश्चंस भी आपके लिए तैयार किया है, जो कि इस कॉन्सेप्ट के खत्म होने पर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, एक बेसिक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लिया जाए। तो इस बेसिक एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास होती है, ये ग्रीन कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, ये है लाइट चेन। लाइट चेन सर, लाइट चेन एंड देन अब बात कर लेते हैं, ये पिंक कलर की जो चेन आपको दिखाई दे रही है, ये है हैवी चेन। तो अब इनके मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर भी अगर कभी थोड़ी सी बात कर ली जाए, तो लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है एक सिंगल लाइट चेन का 25 किलो डाल्टन। वही अगर कभी हम बात कर ले हैवी चेन के मॉलिक्यूलर वेट की, तो ये होता है 50 किलो डाल्टन का। ठीक है, एक सिंगल मॉलिक्यूलर वेट की मैं बात कर रहा हूं। अगर कभी इसको एक सिंगल पिंक कलर की चेन की मैं बात करूं, तो अगर इन दोनों चेन को साथ में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ में अगर कभी मिला दिया जाए, जैसे कि ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, ये है डाइसल्फाइड बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, और इसके साथ में अगर कभी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो इन दोनों को एडिशनल कॉम्बिनेशन मानेंगे हम। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 50 + 50 इज इक्वल टू 100 किलो डाल्टन का। वही अगर कभी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाए,
डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो ब्रेक होने पर इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 50 किलो डाल्टन का, और कितनी चेन होंगी 2 चेन होगी, हैवी चेन। ठीक है, हैवी चेन की बात कर रहे हैं। वही अगर कभी मैं लाइट चेन की बात करूं तो लाइट चेन का ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होने पर 25 किलो डाल्टन की एक सिंगल चेन दिखाई देती है। तो अगर कभी हम ओवरऑल इनके मॉलिक्यूलर वेट की बात कर ले तो यहां पर लिखा हुआ है इसका ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट होता है 150 किलो डाल्टन का, जो कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा कि मैंने ये लिखा हुआ है ऊपर वाले बॉक्स में मॉलिक्यूलर वेट। ये आपको दिख रहा है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका वाला अप्रोक्सीमेट 150 किलो डाल्टन का। उसी के अंदर अगर देखे जाए हैवी चेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 50 किलो डाल्टन, एंड देन लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 25 किलो डाल्टन का। और अगर कभी इसके स्ट्रक्चर के अंदर और थोड़ी डिटेल देखी जाए तो इसका ये अपर वाला रीजन होता है एफसी रीजन। अच्छा, ये अपर वाला रीजन फेब रीजन होता है, ये वाला थोड़ा इसमें मिस्टेक है, फेब रीजन होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटाइज रीजन होता है ये वाला। ठीक है, इस वाले रीजन को हम क्या बोल देते हैं वेरिएबल रीजन। क्यों वेरिएबल रीजन होता है? क्योंकि ये एंटीजन बाइंडिंग रीजन होता है। क्यों? क्योंकि इसके इस वाले रीजन पर एंटीजन की बाइंडिंग होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं FAB। देन वही अगर कभी हम इसकी बात कर ले इस वाले रीजन की, तो ये वाला रीजन होता है इसका फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, मतलब FC रीजन। और इसी FC रीजन पर ग्लाइकोसाइलेशन होने के कारण आगे जो एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उस एंटीबॉडी के क्लासिफिकेशन में यही हैवी चेन जो है, जो कि 50 किलो डाल्टन की एक सिंगल चेन है, इसके मॉलिक्यूलर वेट में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। तो ये ग्लाइकोसाइलेशन के कारण या अदर कोई मॉडिफिकेशन के कारण यहां पर चेंजेस आ सकता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहीं पर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी बाइंड करता है। ठीक है, एंड देन ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस, जैसे कि आपने इम्यूनोलॉजी में पढ़ी होगी, ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस भी यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, इतनी बात बेसिक से आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट इसी के अंदर अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं कि सबसे पहली बात सर लोकेशन कहाँ होती है इस IgG एंटीबॉडी की। तो ये लोकेटेड होती है सीरम एंड ब्लड टिश्यू के अंदर। ठीक है, अब हमने इसके फंक्शंस को भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो फंक्शंस इस IgG एंटीबॉडी के क्या होते हैं? ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन इसका मेजर फंक्शन होता है, और आपने इम्यूनोलॉजी के अंदर ऑप्सोनाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल समझा होगा। वही अगर सेकेंड फंक्शन की बात करें तो जैसे कि मेरे पीछे लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे के एक्टिवेशन के लिए भी IgG एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है। वही अगर हम नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात करें तो प्राइमरी एंटीजन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट होता है। मतलब कि यहां पर जब भी एंटीजन इंटर करेगा तो प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है IgG एंटीबॉडी के थ्रू। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट एंटीबॉडी की बात कर ली जाए। ठीक है, चलो अगर इसका वेस्टर्न ब्लॉट अगर कभी खींचा जाए तो इसके वेस्टर्न ब्लॉट में किस तरीके के बैंड हमें दिखाई देंगे? अगर कभी इसको नॉर्मल कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड या फिर नेटिव एंटीबॉडी की अगर हम बात करें वो भी IgG की, तो यहां पर एक 150 किलो डाल्टन का बैंड आएगा। ठीक है, वही अगर कभी इसको बीटा मर्केप्टो इथेनॉल या डाइथायोट्रेटॉल से ट्रीट किया जाए जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो फिर हमें दो बैंड दिखाई देंगे। और दो बैंड कौन कौन से? एक 50 किलो डाल्टन का बैंड होगा एंड एक 25 किलो डाल्टन का बैंड होगा। ठीक है, 25 किलो डाल्टन में 2 चेन प्रेजेंट होगी, वही 50 किलो डाल्टन में भी 2 चेन प्रेजेंट होगी। तो एक बेसिक सा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंटीबॉडी पर। इसकी नेक्स्ट एंटीबॉडी है IgA एंटीबॉडी, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा एंटीबॉडी से रिलेटेड।
ठीक है, तो एंटीबॉडी की बात कर ली जाए, आईजीए एंटीबॉडी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, जिसकी हैवी चेन का नाम होता है अल्फा चेन। वही अगर इनकी हाफ लाइफ की बात कर ली जाए तो अप्रोक्सीमेट 6 to 7 डेज तक के ये सरवाइव कर लेती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। वही अगर कभी इनके स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो ये डाइमेरिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमने आईजीजी एंटीबॉडी पढ़ी जो कि मोनोमेरिक स्ट्रक्चर होता है, वही मोनोमर 2 यूनिट में आपस में बाइंड करके एक डाइमर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसके पास में 4 सब यूनिट होती है, कौन सी, एंटीजन बाइंड की। वही अगर कभी इस वाली एंटीबॉडी के अंदर देखे जाए तो एक एंटीजन यहां बाइंड कर सकता है, एक एंटीजन यहां बाइंड कर सकता है, तो कितनी सब यूनिट हो गई इनके पास, 2 सब यूनिट हो गई एंटीजन बाइंडिंग की। वही अगर कभी आईजीए एंटीबॉडी की बात कर ली जाए तो इनके पास में 4 सब यूनिट होती है एंटीजन बाइंडिंग की। ठीक है, अब इनके अंदर कुछ यूनिक थोड़े से एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, मैंने आपको इनके बारे में तो बता दिया। ये ग्रीन कलर की लाइट चेन है, ये ब्लू कलर की हैवी चेन है। वही इसमें आप ये पिंक कलर का रीजन देख रहे होगे, और ये पिंक कलर का रीजन जो कि इन दोनों चेन को, डाइमेरिक फॉर्म को, डाइमेरिक एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन को बीच में एडिशन कराने का काम करता है, इसको हम बोल देते हैं जे चेन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट यहां पर कितना दिखाई देता है हमें, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें दिखाई देता है 17 किलो डाल्टन का। कितना दिखाई देता है, 17 किलो डाल्टन का। वही इसके अंदर एक सर्पिलाकार आकृति के अंदर आपको यहां पर एक सीक्रेटरी कंपोनेंट भी दिखाई देगा, बट ये ध्यान रखना है कि सीक्रेटरी कंपोनेंट आफ्टर सीक्रेशन के बाद में आएगा। चलो इसके बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर जाने से पहले सबसे पहली बात, सीक्रेटरी कंपोनेंट जो कि इस दोनों एंटीबॉडी के रीजन को एकदम हार्डली कॉम्बिनेशन करने का काम करता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट यहां पर दिखाई देता है 70 किलो डाल्टन का। ठीक है, तो अगर कभी इसके नेटिव कन्फॉर्मेशन को अगर वेस्टर्न ब्लॉट किया जाए तो वेस्टर्न ब्लॉट करने पर हमें 405 किलो डाल्टन का एक सिंगल बैंड दिखाई देता है। ठीक है, यहां पर आ जाओ, इसके अंदर कितना है, 405 किलो डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट। अब इसके अंदर हैवी चेन 50 किलो डाल्टन एंड देन लाइट चेन 25 किलो डाल्टन की, जो कि हमने आईजीजी एंटीबॉडी के अंदर भी पढ़ा है। अब इसके अंदर दूसरा मॉडिफिकेशन ये हो सकता है कि आफ्टर जैसे ही जे चेन इसमें एडिशन होती है तो अगर कभी हम बीटा मर्केप्टो इथेनॉल का ट्रीटमेंट दे, ये बिफोर सीक्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, बिफोर सीक्रेशन के पहले अगर हमने बीटा मर्केप्टो इथेनॉल दिया तो हमें जैसे आईजीजी एंटीबॉडी के 2 बैंड 50 किलो डाल्टन के मिल रहे थे, 25 किलो डाल्टन के 2 बैंड मिल रहे थे, तो ये वैसे ही तो मिलेंगे, बट इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जे चेन जो कि इन दोनों मॉलिक्यूलर वेट की हैवी चेन को बीच में एडिशन करने का काम कर रही है, इसका भी एक बैंड दिखाई देगा, क्योंकि ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू यहां पर एडिशन करती है। जो ब्लैक कलर के बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो यहां पर 17 किलो डाल्टन का एक बैंड दिखाई देगा, कब, बिफोर सीक्रेशन। जब आफ्टर सीक्रेशन जैसे ही कोई एंटीजन का एक्सपोजर होगा एंड देन म्यूकोसल आईजीए एंटीबॉडी जैसे ही ट्रांसफर होगी आफ्टर सीक्रेशन में, तो फिर इनके ऊपर एक सीक्रेटरी कंपोनेंट आकर बाइंड कर जाता है, और इसी सीक्रेटरी कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर वेट आफ्टर बीटा मर्केप्टो इथेनॉल से ट्रीट करने के बाद इसमें एक एक्स्ट्रा बैंड हमें दिखाई देता है जो कि 70 किलो डाल्टन का होता है। तो अगर कभी आपको इस तरीके का वेस्टर्न ब्लॉट दिया जाए और आपको ये पूछा जाए कि बताओ ये कौन सी एंटीबॉडी थी जिसका मॉलिक्यूलर वेट यहां पर अप्रोक्सीमेट कितना होगा, तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट इसका 405 के आसपास होता है। इनके अंदर सीक्रेटरी कंपोनेंट है, मतलब ये एंटीबॉडी का वेस्टर्न ब्लॉट जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये वेस्टर्न ब्लॉट आफ्टर सीक्रेशन के बाद है। और सीक्रेशन कब होगा, जब एंटीजन का एक्सपोजर किसी ह्यूमन बॉडी या किसी एनिमल बॉडी के अंदर हो जाएगा,
तभी आईजीए एंटीबॉडी का सीक्रेशन होने पर ये 70 किलो डाल्टन, जो कि ऊपर यहां पर दिख रहा है ये वाला बॉन्ड, ये दिखाई देगा आपको, ठीक है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड। तो आपको ऑफ्सो की ये वेस्टर्न ब्लॉट भी समझ में आया होगा और आईजीए एंटीबॉडी भी समझ में आई होगी। वही इनके लोकेशन की बात कर ली जाए तो बड़ी फेमस एंटीबॉडी है, ये सीक्रेशन एंड म्यूकस के अंदर पाई जाती है, सलाइवा के अंदर पाई जाती है, एंड देन क्लोस्ट्रम के अंदर पाई जाती है। जैसे कि एक मदर के थ्रू अपने फीटस को या अपने बेबी को जो मिल्क दिया जाता है उसके अंदर भी आईजीए एंटीबॉडी होती है, ठीक है। इनकी हाफ लाइफ कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 6 to 7 डेज तक के, ठीक है। एंड देन फंक्शन की बात कर ली जाए तो फंक्शन फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं। जैसे कि अब हमारे म्यूकोसल मेम्ब्रेन जो कि एक बैरियर की तरह काम कर रही है, तो कोई भी एंटीजन जब हमारे म्यूकोसल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करेगा तो ये इसके अंदर ट्रैप होकर ये आईजीए एंटीबॉडी उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देंगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं फिजिकल बैरियर एंटीबॉडी। वही अगर कभी यहां पर एंटीजन न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि उनके हथियारों को जब्त कर लेना। जैसे कि अगर कभी उनके पास में कोई ऐसा एपिटोप रीजन है तो उस एपिटोप रीजन को ये जाकर एंटीबॉडी ब्लॉक कर देती है, जिससे कि ये कोई अंदर पर कोई इफेक्टर रिस्पॉन्स एक्टिवेट ना कर पाए। इसी को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन। एंड देन नॉर्मल पेसिव इम्यूनिटी के अंदर भी आईजीए एंटीबॉडी काम आती है। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया। अगली एंटीबॉडी है आईजीएम एंटीबॉडी। आईजीएम एंटीबॉडी की बात कर ले। आईजीएम एंटीबॉडी जिसकी हैवी चेन होती है म्यूचेन, इसकी हाफ लाइफ होती है 5 डे अप्रोक्सीमेट। ये पेंटामेरिक फॉर्म में होती है और इनके पास में 10 एपिटोप रीजन प्रेजेंट होते हैं, मतलब एंटीजन बाइंडिंग रीजन। एपिटोप बाइंडिंग रीजन मतलब 10 पेराटोप रीजन होते हैं, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट होता है 900 किलो डाल्टन का, जिनके अंदर हैवी चेन 50 किलो डाल्टन, लाइट चेन 25 किलो डाल्टन। इसका थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट चेंजेस हो सकता है ग्लाइकोसाइलेशन के कारण, और इनके पास में एक जे चेन भी होती है, ठीक है। मतलब 5 50 into 5 25 into 10 एंड 50 into 10। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 500 एंड 250 कितना हो जाता है 750, एंड देन एक जे चेन 17 करके ऐसा, और देन ग्लाइकोसाइलेशन करके अप्रोक्सीमेट 900 किलो डाल्टन का यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो इसका स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके के जो हमने आईजीजी एंटीबॉडी पढ़ी वैसे ही यहाँ पर पेंटामेरिक फॉर्म के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर लिंक होते हैं, और 2 चेन आपस में एक जे चेन के थ्रू भी यहाँ पर लिंक होती है। और आपको पता ही है जे चेन का मॉलिक्यूलर वेट 17 किलो डाल्टन का होता है, ठीक है। तो अगर कभी यहाँ नेटिव स्टेट के अंदर इनका वेस्टर्न ब्लॉट किया जाए तो यहाँ हमें सिर्फ एक 900 किलो डाल्टन का बैंड दिखाई देगा। एंड देन बीटा मर्केप्टो इथेनॉल के ट्रीटमेंट के बाद इनका अगर कभी वेस्टर्न ब्लॉट किया जाए तो हमें 3 बैंड दिखाई देंगे, जिसमें अप्रोक्सीमेट 50 किलो डाल्टन, 50 से लेके हम बोल सकते हैं 55 किलो डाल्टन के रेंज के अंदर यहाँ पर बैंड दिखाई देगा। एंड देन 25 से लेके 30 किलो डाल्टन की रेंज में हमारे पास सेकेंड बैंड दिखाई देगा। ग्लाइकोसाइलेशन के कारण इनके यूनिट के अंदर थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीमेंट हो जाएगा। वही इनके पास एक जे चेन भी दिखाई देगी जो कि 17 किलो डाल्टन के मॉलिक्यूलर वेट के साथ में एक बैंड को यहां पर शो करेंगी। तो आईजीएम एंटीबॉडी के कितने बैंड हमें दिखाई देंगे आफ्टर बीटा मर्केप्टो इथेनॉल के ट्रीटमेंट के बाद? अप्रोक्सीमेट 3 बैंड्स। नेक्स्ट एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं, आईजीडी एंटीबॉडी। चलो इसके फंक्शन के ऊपर हमने आया क्या कि ये है आईजीएम एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ के बाद में हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है वो है आईजीएम एंटीबॉडी। ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे को भी एक्टिवेशन करने का काम करती है, जैसे कि आईजीजी एंटीबॉडी कर रही थी। एंड देन ये प्राइमरी एंटीबॉडी के कंट्रीब्यूशन के अंदर भी अपनी हेल्प करती है, ठीक है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। नेक्स्ट एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं, आईजीडी एंटीबॉडी। इनके फंक्शनल रोल की बात करें तो इनका फंक्शनल रोल अभी ज्यादातर बोल सकते हैं कि पूरा क्लियर नहीं है, फिर भी बात की जाती है कि ये बी सेल के ऊपर एज अ एंटीबॉडी के फॉर्म में, रिसेप्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है।
और लो अमाउंट में सीरम के अंदर प्रेजेंट है। इनका रोल अभी भी पूरा क्लियरली फाइंड नहीं हुआ है इम्यून सिस्टम के अंदर, बट जहां तक देखा जाता है कि इम्यून सिस्टम के अंदर ये बी सेल के रिसेप्टर के फॉर्म में फंक्शनल रोल प्ले करती है। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट ध्यान रखना है, सिर्फ इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 किलो डाल्टन का। 50 से लेके 55 किलो डाल्टन के बीच में अप्रोक्सीमेट इनकी हैवी चेन होती है। वही लाइट चेन की बात कर ले 30 से 25 से लेके 30 किलो डाल्टन की इनके पास में मॉलिक्यूलर वेट की चेन होती है। हाफ लाइफ की बात कर ले तो हाफ लाइफ ध्यान रखना इनकी वाली 3 डेज हाफ लाइफ होती है। इन द प्लाज्मा में मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमने आईजीजी एंटीबॉडी देखी, इनके पास 2 सब यूनिट होती है, 2 पेराटॉप रीजन होते हैं, 2 एंटीजन बाइंडिंग रीजन होते हैं। इनकी लोकेशन की बात कर ली जाए तो लोकेशन प्रेजेंट होता है ब्लड सीरम में एंड बी सेल के ऊपर एज अ रिसेप्टर के फॉर्म में ये फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट एंटीबॉडी एंड देन लास्ट एंटीबॉडी की बात कर ले आईजीई एंटीबॉडी की, फिर उसके बाद में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। आईजीई एंटीबॉडी की बात कर ली जाए तो इनके पास प्रेजेंट होती है हैवी चेन एप्सिलॉन। हाफ लाइफ की बात कर ली जाए तो इनकी हाफ लाइफ सबसे कम सिंगल अप्रोक्सीमेट 1 डे होती है इन प्लाज्मा के अंदर। इनका स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो इनका स्ट्रक्चर होता है मोनोमेरिक स्ट्रक्चर और इनके पास भी सेम 2 पेराटोप बाइंडिंग 2 पेराटोप रीजन प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 एपिटोप बाइंडिंग रीजन प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 एंटीजन से बाइंड कर सकते हैं। वही अगर कभी इनके मॉलिक्यूलर वेट की बात कर ली जाए तो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है अप्रोक्सीमेट 185 किलो डाल्टन का। ठीक है, इनके हैवी चेन की बात कर ली जाए तो ये होती है 50 से लेके 55 किलो डाल्टन के मॉलिक्यूलर वेट की। ठीक है, एंड देन लाइट चेन की बात कर ली जाए तो ये होती है 25 से लेके 30 किलो डाल्टन के मॉलिक्यूलर वेट की। इनकी लोकेशन की बात कर ले तो लोकेशन प्रेजेंट होती है जनरली ये प्रेजेंट होती है मास्ट सेल के ऊपर एंड बेसोफिल के ऊपर एज अ रिसेप्टर के फॉर्म में। इसी कारण से ये इनके एक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का फंक्शनल रोल प्ले करती है। ठीक है, आपने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी ऑब्वियसली पढ़ी होगी, तो जो फंक्शनल रोल प्ले होता है वो आईजीई एंटीबॉडी के थ्रू होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। यही टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी ये ऑप्सोनाइजेशन का भी काम करती है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। ठीक है, तो यहां तक अभी हमने पूरा ओवरऑल क्लासिफिकेशन पढ़ा है। तो इससे रिलेटेड आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली क्लासिफाई एंटीबॉडीज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर किस तरीके से हम एंटीबॉडी को क्लासिफाई करते हैं, इन क्वेश्चन के अंदर हमें देखना है। तो आईजीजी इज प्राइमरली फाउंड इन द म्यूकोसल सरफेस की बात कर ले तो म्यूकोसल सरफेस एंड सीक्रेशन के अंदर तो मैंने आपको आईजीए एंटीबॉडी पढ़ाई, तो ये वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट की बात कर ली जाए आईजीएम इज अ पेंटामेरिक कंपोज्ड ऑफ 5 मोनोमर यूनिट, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है कि मैंने आपको बताया था पेंटामेरिक सब यूनिट होती है और ये मोनोमेर सब यूनिट के 5 आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ में लिंक करते हैं और इसमें एक जे चेन भी प्रेजेंट होती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। आईजीए इज इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शन, अभी हमने पढ़ा कि आईजीई जो है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स के अंदर यूज होती है, यही टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को भी एक्टिवेट करती है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। आईजीई इज अ मोनोमेरिक एंटीबॉडी, बिल्कुल सही बात है। प्राइमरली इन्वॉल्व इन द म्यूकोसल, तो म्यूकोसल के अंदर तो सर आईजीए एंटीबॉडी होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आईजीडी सर्व एज द एंटीजन रिसेप्टर ऑन द बी सेल, ये बात तो करेक्ट है, मतलब बी एंड ई आंसर इज द करेक्ट आंसर, तो फोर्थ वाला आंसर करेक्ट आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन लास्ट क्वेश्चन, फिर हम हमारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो के साथ में यहाँ पर अलविदा लेंगे। विच, तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो।
Which of the following statement correctly match the antibody type with its molecular weight? तो molecular weight और इसके स्ट्रक्चर के साथ में एंटीबॉडी का करेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि IgG हैज अ मॉलिकुलर वेट अप्रोक्सीमेट 150 किलो डाल्टन, बिल्कुल सही बात है। और ये कंपोज होती है वाई शेप्ड एंड मोनोमर, तो ये बात तो मैंने आपको समझा दी। मेरे स्लाइड के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर ये बात तो करेक्ट थी। IgM हैज अ मॉलिकुलर वेट अप्रोक्सीमेट 970 किलो डाल्टन, तो हमने देखा है 900 किलो डाल्टन का अप्रोक्सीमेट इतना ही आता है। और मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी जो कि ग्लाइकोसाइलेशन के बाद ज्यादा कम हो सकती है। वही इस कंपोज्ड ऑफ पेंटामेर विद द 5 मोनोमेरिक यूनिट, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर तो यहाँ पर A एंड B आंसर करेक्ट आ गया, और यहाँ पर भी आंसर लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। IgA हैज अ मॉलिकुलर वेट अप्रोक्सीमेट 190 किलो डाल्टन, तो ये बात तो बहुत गलत है कि यहाँ पर 405 किलो डाल्टन का IgA का मॉलिकुलर वेट था, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट IgE हैज अ मॉलिकुलर वेट अप्रोक्सीमेट 160 किलो डाल्टन, जबकि ये बात गलत है। 185 किलो डाल्टन का मॉलिकुलर वेट यहाँ पर होता है, और ये डाइमेरिक नहीं होते, ये मोनोमेरिक होते हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन पढ़ाया। नेक्स्ट IgD हैज अ मॉलिकुलर वेट अप्रोक्सीमेट 180 किलो डाल्टन फाउंड एज द पेंटामर, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है सर, क्योंकि ये होते हैं मोनोमर के फॉर्म में। तो इसीलिए हमारा आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। तो होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सभी लोगों को, और ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। एंड थैंक यू एंड एवरीवन।